सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। 5 जून से लेकर आपका 20 जून 21 जून तक जितने भी आपके शिफ्ट हुए हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे संबंधी एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। ये वीडियो पार्ट करके आएगी अगर आप 12th लेवल की भी तैयारी कर रहे हो या फिर आपका एग्जाम बचा हुआ है। इन वीडियो को देख लेना, काफी हेल्पफुल होगा। 10 से 15 नंबर यहीं से कंफर्म हो जाएंगे आपकी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पूरा देखना वीडियो को। जितने भी वीडियो आएगी पार्ट पार्ट में सबको देखते चलना। पहला प्रश्न है, 1962 में किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ? ये जो प्रश्न है आपके 18 जून वाले शिफ्ट में पूछा गया, याद रखेंगे। ये जो कि है पांडुचेरी का जो कि गठन हुआ, जिसको संघ शासन में शामिल किया गया, भारतीय संघ में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया। 14वें संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ है ना, उसके तहत पांडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न आपके 15 जून में भी पूछा गया था, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैंने बताया था, और ये अभी पूछा गया है। तो आपका कुल मिला के एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट होता है, तो तरीके से उसको करना। अगला है, अजरबैजान के बाकू में कौन सा सम्मेलन हुआ था? ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे कौन सा सम्मेलन हुआ था। बाकू, अजरबैजान में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29 की बैठक हुई थी, याद रखेंगे। यह सम्मेलन 11 से 22 नवंबर तक हुआ था, ये डाटा याद रखेंगे। और जिसमें जलवायु परिवर्तन, जलवायु वित्त और वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए, अगले आपका ट्राई की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो देखिए, दूरसंचार को विनियमित है ना, रेगुलेट करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना की गई। ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1997 में की गई। ठीक है, और विशेष रूप से 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना की गई और 1957 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो ये 97 जो कि याद रखेंगे 1997 में हुई थी, आप याद में रखेंगे। ठीक है ना, साथ में इसका जो फुल फॉर्म है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलो। एक प्रश्न था आपका, सतत विकास 2024 की थीम क्या थी? ये पूछा गया था, तो याद रखेंगे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 की थीम जो कि पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन थी। ठीक है, इसका अर्थ क्या याद रखोगे? सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। ठीक है, सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, थेरी इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला शिखर सम्मेलन 2001 में आयोजित किया गया था। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगले देखेंगे 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 6 मार्च 2025 को किया है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज को पढ़े होगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं भी पढ़े होगे तो एक बार देख लेना जाके, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए। अगर आपका PCB का पूर्ण रूप पूछा गया था, याद रखेंगे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कि होता है PCB का पूर्ण रूप, याद रखेंगे। अगला पूछा गया था, राष्ट्रपति किस विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? ठीक है, तो राष्ट्रपति केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। किस किस पर? साधारण विधेयक पर, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल पर और फाइनेंस बिल पर। ठीक है, और दोनों सदनों में असहमति हो जाए, है ना, क्योंकि जब अगर दोनों सदनों में असहमति हो जाएगी तो संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। ठीक है, और देखिए, धन विधेयक जो कि मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक में लोकसभा की प्रधानता होती है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से विशेष बहुमत से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। ठीक है, तो जब क्या होती है, असहमति की स्थिति बनती है दोनों सदन से, तब इसको क्या करते हैं, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, कौन कौन से बिल पर? ऑर्डिनरी बिल पर और फाइनेंशियल बिल पर। ठीक है, ये याद रखेंगे। मैं जो व्याख्या दे रहा हूँ ना आपको, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यही एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा, देख लेना। 12th लेवल में तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 1921 में नए राजाओं या राजकुमारों के लिए किस सभा का गठन किया गया? तो नरेंद्र मंडल का गठन किया गया, याद रखेंगे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले चांसलर बीकानेर के राजा महाराजा जो कि है गंगा सिंह थे। ठीक है, याद में रखेंगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगले आपका, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी आपकी सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी। अरे बाप रे, इतना लंबा नाम है, आप देख सकते हो।
सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी। उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 में 46वें डीजीए एफएमएस के रूप में पदभार ग्रहण किया, यानी महिला महानिदेशक के रूप में। और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली महिला अधिकारी है, ये भी आप याद में रखेंगे। यदि केवल सेना आर्मी की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर एक, जो कि है 1 अगस्त को क्या की गई थी, चिकित्सा सेवा में सेना बनी। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे सर्जन वायर एडमिरल आरती सरीन, जो कि क्या बनी थी, पहली महिला महानिदेशक बनी सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में। ठीक है, चलो अगला है जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है और वह किस पार्टी से संबंधित है, पूछा गया था 18 जून वाले शिफ्ट में, याद में रखेंगे। कहाँ, सुरिंदर कुमार चौधरी हैं और क्या बोलेंगे, कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से संबंधित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से संबंधित है कौन, सुरिंदर कुमार चौधरी, ये जो कि है जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। अगला है गुप्त काल सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे, तो इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि हासिल की थी सबसे पहले। ठीक है, कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। ये चीजें आप दोनों चीजें आप याद में रखेंगे। अगला पूछा गया था आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है करके। ये कथन क्या दिया था गया था, जो गलत था कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक बढ़ती है, यही दिया था। जबकि सही कथन क्या हो जाएगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक घटती है और ऊपर से जाने पर धात्विक बढ़ती है। तो ये दिया था, याद में रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पास क्या बन जाएगा कि क्या बोलेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक घटती है और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक बढ़ती है। ठीक है, चलो एक प्रश्न पूछा गया था 1857 की क्रांति में किसने बिठूर से लखनऊ और दिल्ली तक की यात्राओं को जोड़ा था, तो किसको बोलेंगे, नाना साहेब पेशवा को बोलेंगे। ठीक है, और उनके साथी किसको बोलेंगे, तात्या टोपे को बोलेंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, है ना, तो याद में रखेंगे। 1857 की क्रांति में जो लखनऊ से दिल्ली तक की यात्राओं को जोड़ा, उसमें नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे का नाम आता है। ठीक है, नाना साहेब ने बिठूर को क्रांति का केंद्र बनाया और वही तात्या टोपे ने अजीमुल्ला खां आदि के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई थी, जो कानपुर, लखनऊ और दिल्ली तक फैली। कि इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बताओ ना, ये आपकी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, देख लेना आप। अगला है हाल ही में आयुध कारखाना दिवस कहाँ आयोजित किया गया, करेंट अफेयर संबंधी क्वेश्चन था क्या, ये बताइए। हाल ही में आयुध कारखाना दिवस 18 मार्च को कोलकाता के पास कोसीपुर में आयोजित किया गया था। यह दिवस भारत में पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना के उपलक्ष्य मनाया जाता है, जिसकी स्थापना सबसे शुरू हुई थी कब, 18 मार्च 1802 को। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो मैं आपको करा दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेटेजी को मत पकड़िए, जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को पकड़ के चलिए। ठीक है, अगला है आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में उच्च प्रशासनिक पदों की स्थापना की मांग की गई, तो क्या बोलेंगे, कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 1885 जो कि हुआ था मुंबई में। ये चीज इतना ही मैं आपको दो चीजें कवर करा दिया। देखिए, कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, याद रखेंगे। में उच्च प्रशासनिक पदों की स्थापना भारतीयों की नियुक्ति की मांग की गई थी। ठीक है, भारतीयों की नियुक्ति की मांग की गई थी, क्योंकि उसमें क्या क्या था, उसमें एक भी वो नहीं थे। ठीक है, पता है आपको चीजें। अगला है हरित क्रांति से पहले गेहूं की आपूर्ति के लिए पूर्व के देशों द्वारा कौन सा स्कीम चलाया गया। देखिए, हरित क्रांति से पहले गेहूं की आपूर्ति के लिए अमेरिका द्वारा PL 480 पब्लिक लॉ 480 स्कीम चलाई गई थी। इस योजना के तहत 1965-66 में भारत ने अमेरिका से बड़ी मात्रा में गेहूं आयात किया था, जिससे देश की खाद्यान्न समस्या को तत्कालीन राहत मिली थी। ठीक है, कहाँ से किया था, अमेरिका से आयात किया था। ठीक है, चलो अगला है शीतकाल में जेट धाराओं की दिशा किधर से किधर होती है। अब जेट स्ट्रीम जो की है उसकी धारा जो की है पश्चिम से पूर्व होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। तब क्या बोला मैंने, वेस्ट टू ईस्ट होती है। क्या में शीतकाल में जेट स्ट्रीम की धारा। ठीक है, भारत में शीतकाल के दौरान उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा सक्रिय रहती है, जो पश्चिमी विक्षोभों को लाती है। इनकी दिशा भी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, तो याद रखेंगे वेस्ट टू ईस्ट होती है, याद में रखेंगे। अगला याद रखेंगे कि गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, हिमाचल प्रदेश में। कई बार बता चुका हूँ आपको, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में रहती है। अगला है बौद्ध धर्म में धम्म किससे संबंधित है। देखिए, अब बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म में धम्म जो कि है
क्या बोलेंगे? बुद्ध की शिक्षाओं, नैतिक व्यवस्था और सच्चाई का प्रतीक है क्या? धम्म। धम्म यहाँ पर देख सकते हैं, धम्म जो कि मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, देखिए, जो कि बुद्ध की शिक्षाओं, नैतिक व्यवस्था और सच्चाई का प्रतीक है, सम्राट अशोक द्वारा दिया गया है। धम्म मुख्य रूप से नैतिक और धार्मिक आचरण से संबंधित है। इसमें अहिंसा, सत्य, दया और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान जैसे सिद्धांत शामिल है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। क्या बोले? सम्राट अशोक ने कलिंग, ये भी पूछता है दोस्तों, मैं इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना आपको, बहुत मजा आएगा आपको, मैं पहले बता रहा हूँ कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अपने साम्राज्य में धम्म का प्रचार किया।